देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे देश की आज नजर रहने वाली है। 3 मई के बाद क्या होने जा रहा है? इंडिया लॉकडाउन फ्री होगा या लॉकडाउन 3 नजर आएगा? आज प्रधानमंत्री पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं। चर्चा होगी कि लॉकडाउन हटाया जाए या बढ़ाया जाए। लॉकडाउन रहेगा तो कैसे चलेगा देश? देश में अब तक करीब 28,000 मामले कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आ चुके हैं और जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 10 दिन का जो कोरोना ग्राफ है उसमें रोजाना 1,500 के आसपास मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से चर्चा होनी है। तो आप देखिए 1396 नए केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। 48 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे में, जो ताजा आंकड़ा सामने आया है। और 27,892 मरीज संक्रमित हैं, जिसमें से 20,835 जो हैं वो एक्टिव मामले हैं अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमण के। तो ऐसे वक्त में लॉकडाउन क्या जारी रहेगा या फिर लॉकडाउन हटेगा, यह निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल है। और आज मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फैसला लें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से देश भर में हालात कैसे हैं, अलग अलग राज्यों का हाल क्या है, ये तमाम मुख्यमंत्रियों के जरिए आज की बातचीत में सामने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात पर नजर लगातार बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों का रुख क्या है। लॉकडाउन 3.0 को लेकर राज्यों का रुख है क्या? केंद्र के फैसले के बाद आगे की दिशा आज तय होगी और इस मीटिंग में तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अपने अपने राज्यों का जो हाल है वो प्रधानमंत्री के सामने बयां करेंगे। तो राज्यों का रुख क्या है, केंद्र के फैसले के बाद आगे की दिशा तय होगी। और सबसे पहले अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र की तस्वीर जो है वो क्या है, ये हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। यहां पर 15 दिनों के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन, ये खबर आ रही है। और मुमकिन ये भी है कि जो महाराष्ट्र के हॉटस्पॉट्स हैं उन पर आगे प्रतिबंध जारी रहे। अभी तक जो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार का रुख नजर आया है उसके बिना पर ये जानकारियां हम आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुमकिन है यही रुख आज प्रधानमंत्री के सामने भी रखा जाए। मुंबई पुणे में ही लॉकडाउन विस्तार का विकल्प है। हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध मध्य प्रदेश में भी आगे जारी रखने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने पूरी तरह से फैसला प्रधानमंत्री पर छोड़ा हुआ है कि केंद्र सरकार जैसा फैसला करेगी हम वो मानेंगे। लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों का रुख आपको जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा के बाद योगी आदित्यनाथ भी फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है उससे वाकिफ कराएंगे योगी आदित्यनाथ आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग में। इसके अलावा गुजरात जो नंबर 2 पर आ चुका है और एक तरह से नंबर 2 पर है महाराष्ट्र के बाद और बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है कोरोना का। वहां पर जमीनी हालात पर फैसला लेने का अधिकार मिले, ये गुजारिश रहेगी राजस्थान सरकार की भी, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार कह चुके हैं कि राज्यों के हाथ में ज्यादा पावर्स होने चाहिए ताकि राज्यों के मुख्यमंत्री अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकें। तो कांग्रेस शासित राज्य जो हैं वो लगातार इस मसले को उठा रहे हैं कि केंद्र की दखलंदाजी थोड़ी कम हो और राज्य अपने विवेक के आधार पर फैसला ले सकें, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये उनका रुख है। पंजाब की सरकार जो है वो हॉटस्पॉट पर 3 मई के बाद भी प्रतिबंध के संकेत दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे हैं कि आगे भी जारी रह सकता है, संकेत दिए जा रहे हैं। हरियाणा का अगर हम जिक्र करें तो लॉकडाउन पर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है हरियाणा भी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो भी रुख होगा वो हम मानेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जहां पर कम है कोरोना के मामले, केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक यहां पर भी आगे बढ़ेगी सरकार, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध 3 मई के बाद भी संभव है। जो ममता बनर्जी सरकार का रुख है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है। वहीं बिहार भी
पीएम मोदी से चर्चा के बाद नीतीश कुमार फैसला लेंगे, यह कहा जा रहा है, क्योंकि यहां पर भी बीजेपी के साथ मिलकर ही नीतीश कुमार की सरकार है, जेडीयू की सरकार है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस अहम मीटिंग से पहले झारखंड में लॉकडाउन बढ़ाने पर केंद्र के फैसले के साथ रहेगा झारखंड भी, क्योंकि झारखंड में भी बीजेपी की सरकार है। तो देश के तमाम राज्यों में से ज्यादातर राज्यों का यह रुख है कि केंद्र सरकार जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। हॉटस्पॉट पर प्रतिबंध आगे भी जारी रखने के संकेत ओडिशा सरकार के तरफ से भी सामने आ रहे हैं कि यहां पर जो हॉटस्पॉट है वहां पर पाबंदी ना हटाई जाए। छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति मांगी गई है। इस पर प्रधानमंत्री का क्या रुख होगा यह देखने वाली बात होगी। इसके अलावा आसाम में प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा के बाद लॉकडाउन पर फैसला होगा, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अलावा कर्नाटक की बात कर लें, यहां पर भी केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, क्योंकि ये तमाम वो बीजेपी शासित राज्य हैं जो पहले ही ये कह चुके हैं कि जो भी प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, केंद्र सरकार निर्णय लेगी, उसके हम पूरी तरह से साथ हैं। हालांकि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो जरूर ये बात कर रहे हैं कि राज्यों के पास ज्यादा पावर्स होने चाहिए ताकि अपने राज्य की हालत को भांपते हुए हम खुद फैसला कर पाएं कि लॉकडाउन रखना है या फिर इसे हटाना है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार का जो रुख है वो भी यही है कि केंद्र सरकार जो भी आदेश देगी हालात को भांपते हुए उसको हम मानेंगे। तो बहुत ही अहम मीटिंग आज होने वाली है देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की। तेलंगाना का यहां पर जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तेलंगाना ही वाहिद ऐसा राज्य है जिसने यह कह दिया है कि 7 मई तक हमारे यहां लॉकडाउन रहेगा। पूरे देश में 3 मई की मियाद है, लेकिन तेलंगाना ने फैसला किया है कि 7 मई तक वहां पर लॉकडाउन रहेगा। केरल प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा के बाद लॉकडाउन पर फैसला लेगा। यहां पर पिनराई विजयन की सरकार है, लेफ्ट की सरकार है, लेकिन उसने भी यह कहा है कि केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आज की जो बेहद अहम मीटिंग होने वाली है उसमें अलग अलग राज्यों का क्या रुख निकलकर सामने आ रहा है ये हमने आपको बताया, लेकिन देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले तुहिन सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवाशीष जरारिया हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा शिवसेना के नेता हेमराज साहा हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ सिंगा रॉय हमारे साथ मौजूद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी का रुख रखते हैं अक्सर डिबेट्स में। और 2 संवाददाता हमारे साथ नजर आ रहे हैं हमारे। पहले रुपेश कुमार पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मनीष झा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, और क्योंकि आज पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आज की जो मीटिंग होने वाली है क्या उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन 3 मई से आगे बढ़ाया जाएगा या फिर 3 मई के बाद इसकी मियाद खत्म कर दी जाएगी। क्या लग रहा है आपको? देखिए समीर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी मुख्यमंत्रियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो ये बैठक है ये अब शुरू हो चुकी है। और इस मीटिंग में जो कि ये चौथी मीटिंग है, इससे पहले हमने देखा 20 मार्च को, 2 अप्रैल को और 11 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, लेकिन आज की मीटिंग में ये तय तो जरूर हो जाएगा कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आपको 3 मई या 2 मई को ही पता चलेगी। हाँ, ये जरूर है कि आज की मीटिंग में वो सारा भाव समझ में आ जाएगा। और जैसा हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं आखिर आज क्यों जरूरत पड़ रही है, जब हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों का क्या रुख रहेगा, बीजेपी शासित राज्यों का क्या रुख होगा, तो परिवर्तन यह आया है कि पिछली 3 मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ जो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग थी उसमें यह भावना था कि इस क्राइसिस में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम काम करेंगे। हाँ। और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे काम कर रहे थे। लेकिन चौथी मीटिंग में अंतर यह आया है कि आज की तारीख में अब सबके अपने अपने एजेंडे हो गए हैं। हर राज्य सरकार की अपनी प्रायोरिटी हो गई है। आज पूरा एकजुट होकर हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सभी मुख्यमंत्रियों को लग रहा है कि हमारे यहाँ पर जो क्राइसिस है हम केवल उसको देखेंगे, हम पूरे देश के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। ये सबसे दुखद बात है और इसी के तहत ये एजेंडा चल रहा है।
हालांकि यह बात सच है कि कोई भी राज्य सरकार, बीजेपी वाले तो नहीं कहेंगे, कांग्रेस शासित या कोई दूसरी पार्टी के भी राज्य सरकार यह बात नहीं कहेगी कि लॉकडाउन आप हटा लीजिए, क्योंकि सबकी रणनीति यही होगी कि स्वयं प्रधानमंत्री यह घोषणा करें। अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर बुरा हुआ तो वो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर जाए, केंद्र सरकार पर जाए, हमें कोई जवाब देना ठहराए। ये विपक्षी राजनीति, विपक्षी राज्यों की रणनीति है। लेकिन इसके बीच में कुछ अहम मुद्दे जरूर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो माइग्रेंट लेबर है उनका क्या होगा। इसको लेकर विस्तार से चर्चा होगी और फाइनेंशियल कितनी मदद दी जाए इस पर भी चर्चा होगी। तो ये अहम बातें आज की मीटिंग में होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहे हैं। लेकिन तुहिन सिन्हा से पहले मैं देवाशीष जरारिया के पास जाऊंगा। देवाशीष जरारिया कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। देवाशीष, जिस बात का जिक्र मनीष ने अभी किया, ये कुछ राज्यों की चिंता नजर आ रही है और खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्यों की ज्यादा चिंता नजर आ रही है। और ये मानकर चला जा रहा है कि भाई कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आर्थिक पैकेज की मांग कर सकते हैं आज की इस मीटिंग में। साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई इतने दिनों से लॉकडाउन है, जीएसटी कलेक्शन जो है बिल्कुल ठप है, आर्थिक हालत चरमरा रही है, इसलिए इस तरह की मदद की मांग की जाए। क्या ये मुमकिन है आज? देखिए समीर, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस तरह की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा इस लॉकडाउन को हो चुका है और आर्थिक समस्याएं पूरे देश के सामने और अलग-अलग राज्यों के सामने है। जहां तक कोई भी प्रॉब्लम क्राइसिस का सवाल होता है, जितना डिसेंट्रलाइज अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को, जब मास बेस्ड प्रॉब्लम होती है, तो जितनी डिसेंट्रलाइज अप्रोच हो उतना हम लोग बेहतर कारगर तरीके से जनता के पास वो सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। केवल इस समय बात केवल लॉकडाउन की नहीं है, जैसा कि आपके संवाददाता ने बताया है कि माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हम लोग भी जमीनी राजनीति से आते हैं, हमारे सामने भी रात दिन सैकड़ों की तादाद में फोन आ रहे हैं जिनके सामने आज भूखे मरने की स्थिति है। तो आज हम लोग केवल कोरोना से फाइट नहीं कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी के सामने केवल कोरोना चुनौती नहीं है, बल्कि कोरोना के साथ में जो भुखमरी की समस्या जो उत्पन्न हो रही है देश में, वो सबसे बड़ी चुनौती है। और उसको वो कैसे लेते हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी दलगत राजनीति से उठकर सभी राज्यों को जिसमें समस्या है, जो उनकी पॉपुलेशन वॉल्यूम है, उसके हिसाब से उनको राहत पैकेज और मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा। इस समय सभी चीजों को साइडलाइन रखकर सबसे पहले जनता का हित और जनता को किस तरीके से सरवाइव करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे पहुंचाई जाए, इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तुहिन सिन्हा, निश्चित तौर पर देश के सामने चुनौती बड़ी है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही ये काम होना चाहिए। कम से कम देश की जनता की उम्मीद तो यही है। लेकिन जिन चुनौतियों का सामना राज्य कर रहे हैं आज, उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर आप पिछले 1 महीने की बात लें तो हर तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों का पूरा समर्थन करने की कोशिश की है। यहाँ अगर आप लॉकडाउन की बात करते हैं तो मोटे तौर पर 2 विषय सामने आते हैं। एक तो मेडिकल प्रिपेयर्डनेस क्या है राज्य सरकार की या किसी भी लोकल प्रशासन की, और दूसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, किस तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। अगर कुछ राज्य आज ऐसे हैं जो कि काफी पीछे रह गए हैं, बाकी आज केवल 2 या 3 राज्य हैं जो कि पूरी लड़ाई को पीछे कर रहे हैं। और इसमें मैं कांग्रेस या बीजेपी या हमारी सरकार, विपक्ष की सरकार में भी जाना चाहता हूं, क्योंकि ये सच है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार, आज महाराष्ट्र में लगभग 1/3 केसेस जो है महाराष्ट्र से हैं और उसके बाद अब गुजरात का नंबर आ रहा है। तो ये कोई पार्टी का विषय तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई लोकल सरकार अपने काम में चूक रही है तो निश्चित तौर पर उसको थोड़ा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज फिलहाल शुरू नहीं कर सकते। लेकिन बाकी सारे एरियाज जो है, लगभग 300 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि आज ग्रीन जोन करार दिए गए हैं और वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो रहे हैं। जहां तक आज की मीटिंग में भी आप पाएंगे, हर तरह से केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद करने की कोशिश की है। जो 1,70,000 करोड़ का जो 1,70,00,000 का जो पैकेज था, तुहिन, मुझे ये बताइए, तुहिन आप खुद मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, मुंबई से हमसे मुखातिब हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये रुख है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें 3 मई के बाद भी प्रतिबंध जारी रहें। आपको मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ये जरूरी कदम लग रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए?
देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति बहुत दयनीय है। इस पर तो मैं पहले भी लिख चुका हूं। ये कहना महाराष्ट्र सरकार के लिए कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, ये एक मिथ्या है, ये भ्रम है। अच्छा, पूरे देश में अगर आप देखें तो 16 पूरे देश के 16% टेस्ट जो है वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 30% से ऊपर केसेस पाए जा रहे हैं। तो जब आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, और मैं महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर हूं, मुंबई में 14 मार्च से ही सारे मॉल, सारे पब्लिक प्लेसेस बंद थे, और 22 मार्च के बाद जो है वो लगभग पूरी तरह लॉकडाउन रहा। उसके बाद भी अगर आप गोवंडी, धारवी स्लम्स को तक कोरोना को पहुंचने से नहीं रोक पाए हैं, तो ये राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता है। और आप तो ट्विटर पे हैं, आप देख रहे हैं रोज जो है कितने सारे वीडियोस आ रहे हैं लॉकडाउन वायलेशंस के, और इस पर राज्य सरकार को ठीक है। तो इन आप राज्य सरकार की नाकामियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए जिनका आपने जिक्र किया। हमारे साथ इस वक्त राजीव रंजन मौजूद हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, लेकिन उससे पहले मैं बिहार की हालत जानने के लिए सीधे रुख करूंगा पटना में मौजूद हमारे संवाददाता रुपेश कुमार का। रुपेश, ये बताइए कि बिहार सरकार का क्या रुख है? वो हमने अपने दर्शकों को अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। हालात क्या हैं, और क्या इस वक्त बिहार सरकार भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है आगे, या फिर अब लग रहा है कि नहीं, मामला थम रहा है, तो अब 3 मई की जो मियाद है वही काफी है? देखिए, बिल्कुल मामला थम नहीं रहा है, और इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद हैं अपने आवास पे। मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हम खड़े हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जो वित्त मंत्री भी हैं, वो भी खड़े मौजूद हैं वहाँ पर। स्वास्थ्य मंत्री, डीजीपी, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। 10 बजे तक के आंकड़े के अनुसार 13 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इस सप्ताह जहाँ सिर्फ 11 जिलों में ये प्रसार था, 22 जिले तक पहुँच चुका है। इसी सप्ताह एक ऐसा 24 घंटा आया जब 70 से ज़्यादा मरीज पॉजिटिव मिले हैं। हालात दोहरी चुनौती है बिहार के साथ, क्योंकि बाहर से जितने लोग आए हैं, अब तक के आंकड़े के अनुसार 1,80,000 लोग प्रवासी जो मजदूर हैं वो बिहार आए हैं। और उसमें से कल मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि जो बाहर से मजदूर आए हैं वो एक बड़ी समस्या है, और वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। 8 मजदूर ऐसे मिले हैं जिनका कोई भी विदेश यात्रा की हिस्ट्री नहीं है, और वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि गुड़गांव से, मुंबई से और अहमदाबाद से, ऐसे जगहों से आए हैं, और वो पॉजिटिव हैं। 22 लाख ऐसे प्रवासी बिहारी हैं जो इन्होंने बिहार फाउंडेशन के माध्यम से ये आवेदन दिया है कि हम बिहार आना चाहते हैं, जिनको राज्य सरकार ने 15 लाख मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में बिहार फाउंडेशन के माध्यम से बिहार सरकार ने दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर 21 लाख मजदूर जो कि डेस्परेट हैं बिहार आने के लिए, 21 लाख लोग अगर बिहार आते हैं तो कितनी गंभीर चुनौती होगी। 1100 क्वारंटाइन सेंटर इस वक्त यहाँ पे चल रहे हैं, 36 कंटेनमेंट जोन हैं, और उनमें से अब तक जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है, लगभग 4 करोड़ लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 21 लाख लोग जो आना चाहते हैं बिहार, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में बिहार ये नहीं कर सकता है, और ये हिमाकत होगी ये कहना। बिल्कुल इस ताजा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया रुपेश। बने रहे हमारे साथ। राजीव रंजन साहब मौजूद हैं। इस वक्त जेडीयू की सरकार है बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में। राजीव रंजन साहब, जिन चुनौतियों का जिक्र रुपेश कर रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और किस तरह से आप लोग निपट रहे हैं? आज की मीटिंग में एजेंडा क्या होगा बिहार का? तो जो जहां है वहां वो रहें जी, इसलिए हम लोगों ने ये बार बार उनसे आग्रह किया कि कहीं ना कहीं उनके आने के बाद जिस तरह से ये स्थिति भयावह हो सकती है उसका अंदाजा भी आप अभी नहीं लगा पाएंगे। और बार बार मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए उसके बारे में भी रुपेश जी ने बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा जी। लेकिन एक बात जरूर है कि आज प्रधानमंत्री जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो इस बैठक को लेकर के जिज्ञासा हमारी भी है कि स्टेट सेंट्रिक बहुत सारे फैसले जरूर लिए जाने चाहिए। राज्यों को कुछ फैसले जमीनी हालात के हिसाब से लेने की अनुमति मिले, और जो अर्थव्यवस्था को लेकर के आशंकाएं हैं, कामगारों को लेकर के जो आशंकाएं हैं, कृषि के क्षेत्र में जो अनिश्चितता का वातावरण है, और साथ साथ लॉकडाउन को सख्ती के साथ चलाना, कंटेनमेंट जोन में व्यवस्थित तरीके से सुरक्षा मुहैया करा करके इसके उल्लंघन की स्थिति नहीं बने। यानी राजीव रंजन जी, आप ये मान रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से भी ये मांग की जा सकती है कि 3 मई के बाद केंद्र की दखलंदाजी कम हो थोड़ी राज्यों में, और राज्य अपने हिसाब से फैसला ले सकें, ये कह रहे हैं क्या? मैं
शब्दावली में थोड़ा सा फर्क करने की अनुमति चाहूंगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय है। सहयोग के साथ हमारा राज्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमने ये कहा कि जमीनी हालात कई जगहों पर ऐसे हो सकते हैं जहां वहां के इस हिसाब से कई तरह के रणनीतिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि गुंजाइश रहनी चाहिए। लेकिन केंद्र जो भी तय करेगा राज्यों के साथ मिलकर के, उस फैसले को पूरी तरह से बिहार में हम कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं जमीन पर उतारने के लिए। ठीक है, सोमनाथ सिंगरॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ सिंगरॉय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो टसल है, बहुत ही अफसोस होता है ये कहने में कि इस मुश्किल वक्त में भी वो थमने का नाम लेती हुई नजर नहीं आती। केंद्र सरकार की टीम जाती है तो तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है पश्चिम बंगाल में। आज की इस मीटिंग में ममता बनर्जी क्या शामिल हो रही हैं? पहला सवाल तो यही, और शामिल हो रही हैं तो उनका एजेंडा क्या होगा, क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से आज जो मीटिंग हो रहा है इसमें हर स्टेट को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। 9 और 11 स्टेट का बोलने का मौका मिलेगा। इसमें वेस्ट बंगाल होगा कि नहीं होगा ये बाद में डिसाइड होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है एज ए भारत में रहने वाले एक आम नागरिक का हिसाब से। दीदी ने बोला है 4 तारीख का बाद भी 2 हफ्ता ये कंटिन्यू लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाना चाहिए 25%, 50%, 75%, इसका बाद 100%। यानी अभी तक जो आपको रुख नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, वो 3 मई से आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कह रही है। नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे दीदी ने स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, ये 4 तारीख का बाद भी ये 2 हफ्ता और कम से कम लागू होना चाहिए। और इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? आप कह रहे हैं 3 मई के बाद भी 2 हफ्ते तक लॉकडाउन और चलना चाहिए, क्या वजह नजर आ रही? मेरे हिसाब से सिर्फ दीदी नहीं, आप कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर को पूछिए, सब भी ऐसा। आप गुजरात को पूछिए, महाराष्ट्र को भी पूछिए, सब इसको एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे। ऐसा नहीं है जो दीदी ने सिर्फ ये बात बोल रहा है। लेकिन मेरा हिसाब से देखिए कुछ तो कारण है। नरेंद्र मोदी जी जो कर रहा है वो फाइट मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साथ जो कर रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं नरेंद्र मोदी का ये लड़ाई को सैल्यूट कर रहा हूँ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साथ कर रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप क्या सही नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लगा रहे हैं कि भाई कोऑपरेशन नहीं दिया जा रहा है। यहां तक राज्यपाल कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है मेरे और चीफ मिनिस्टर के बीच में, मैं जो कहता हूं वो दीदी सुनती नहीं है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सर खुलकर बोलिए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए राज्य हमारा यहाँ पर जो गवर्नर है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को भी कभी कभी ऐसा लगता है वो एज ए बीजेपी वर्क लीडर जैसे काम करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, आपने कहा कि केंद्र सरकार आपके लिए दुश्वारियां खड़ी कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रही है। मैं आपसे जान रहा हूं कि क्या कर दिया ऐसा केंद्र सरकार ने? नहीं, ऐसे कुछ चीज चाहिए। जैसे देखिए अभी जो किट भेजा था वो किट वापस करना पड़ा। फिर बोल रहा है ये लोग, राज्यपाल बोल रहा है, बीजेपी लीडर वाले बोल रहा है यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए जितना स्टेट है यहाँ पर कोरोना अट्रैक्ट हुआ है, ऐसे 13 पोजीशन में वेस्ट बंगाल है। लेकिन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल जो पर्यवेक्षक का टीम वो आ रहा है बंगाल देखने के लिए। यहाँ पर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। गुजरात में, महाराष्ट्र में वो लोग भेज रहे हैं बंगाल में। सिर्फ एक ही काम है, ममता बनर्जी को परेशान में डालो, और ममता बनर्जी को परेशान में डालो। कभी राज्यपाल, कभी सेंट्रल टीम। लेकिन दीदी ने जो मांग रहा है, जो पैकेज चाहिए, ये पैकेज का बाद एक भी मोदी जी एक बार भी बात नहीं किया है। चलिए, यानी ये आप खुलकर कह रहे हैं कि भाई आर्थिक पैकेज की जो मांग की जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मुमकिन है आज की मीटिंग में इसका भी जिक्र हो। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले
मैं हेमराज साहा साहब आपके पास आता हूं। आप शिवसेना के नेता हैं, शिवसेना की इस वक्त सरकार है महाराष्ट्र में, और तुहिन ने थोड़ी देर पहले, जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार जो जिस तरह से इस चुनौती का सामना करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। क्या आप ये मानेंगे कि कुछ कमियां हैं महाराष्ट्र में जिस ओर आपको भी ध्यान देने की जरूरत है? नहीं, हमने देखा कि आपने भी सुना होगा कि जो किट आई थी सेंट्रल से, वो 2 दिन के लिए उसका उपयोग न किया जाए, इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिल्ली से आया था। तो 2 दिन हमारे थोड़े कुछ काम रुके थे, बाकी अभी बाहर से हमने मंगाया किट और बाहर से काम मंगा के हमने चालू कर दिया है। और वो किट जितना भी महाराष्ट्र में जो काम हो रहा है, वो मेरे हिसाब से कोई स्टेट में काम नहीं होता है, इतना काम आजकल महाराष्ट्र में हो रहा है। दूसरी बात हुई कि यहाँ पे भी जैसे दीदी को तकलीफ हो रही है, वैसे हमारे यहाँ भी हमारे सीएम को तकलीफ हो रही है। हमारे गवर्नर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और केंद्र सरकार का भी सपोर्ट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। जो आर्थिक मदद हमें मिलनी चाहिए अभी तक दूसरे स्टेट को ज्यादा मिल रही है, हमारे स्टेट को कम मिल रही है। तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल हमको हेल्प कर रहा है, हम उनको मानते भी है। मोदी साहब का हम आदर भी कर रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी आदर कर रही है, और जो मोदी जी निश्चित निर्णय लेते हैं उनको हम मानने को तैयार है। मगर थोड़ा हेल्प हमें ज्यादा करना चाहिए, ताकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा संख्या में है, और उनका टेस्ट करने के लिए भी हमको बहुत सारी मदद केंद्र की जरूरत है। और हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से हमें उम्मीद करेंगे वो फूड ग्रेन भी जल्दी हमें भेजे, ताकि हम सप्लाई ज्यादा कर सके। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहे, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है आमोद रॉय के पास हमें एक बार चलना चाहिए। आमोद रॉय हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, अब जो नजर आ रहा है वो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एक तो राज्यों की तरफ से यह डिमांड देखी जा रही है कि भाई राज्यों के पास ज्यादा अधिकार हो और राज्य अपने बेसिस पर खुद निर्णय लेने में सक्षम हो, अपनी रणनीति खुद बनाने में सक्षम हो। एक बात यह कही जा रही है, और दूसरी बात जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी तरफ से आर्थिक पैकेज की मांग की बात की जा रही है। किन किन बातों का आज जिक्र हो रहा है मीटिंग में? देखिए समीर, कुल मिला के 9 से 11 मुख्यमंत्री आज बोलेंगे, लगभग 1 दर्जन कह लीजिए कि मुख्यमंत्री बोलेंगे, और उसमें ज्यादातर मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टियों के ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात कि जहां तक प्रश्न उठता है कि जो आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे, आर्थिक पैकेज की मांग लगातार हो रही है और केंद्र आर्थिक पैकेज दे भी रहा है, और लगातार इस लड़ाई में केंद्र की तरफ से सहायता दी जा रही है। किसी भी मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक डायरेक्टली ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको आर्थिक पैकेज नहीं मिल रहा है। थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम की शिकायत हो सकती है, लेकिन आर्थिक पैकेज सबको दिया जा रहा है। और दूसरी बात कि लॉकडाउन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 मई के बाद भी बना रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार नहीं है कि 3 तारीख को लॉकडाउन हटा देना चाहिए। सब दिल्ली पर टकटकी लगाए हुए हैं कि दिल्ली जो निर्णय लेगा उसको हम मानेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब चाहते हैं कि उनको थोड़ा फ्रीडम मिले, आर्थिक फ्रीडम मिले। आर्थिक फ्रीडम मिले का मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि जो उनकी गतिविधियां हैं, जो राजस्व के तमाम स्रोत हैं, उनको खोला जाए। इसमें सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है शराब की दुकान, या उस तरह का जो डायरेक्ट आबकारी टैक्स जहां से आता है, उस तरह का जो क्षेत्र है उसको खोला जाए। अच्छा, ममता बनर्जी शामिल है आज की मीटिंग में? मंत्रालय ने अभी दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ममता बनर्जी भी शामिल है, सारे मुख्यमंत्री शामिल हैं। अब तक जो सूचना मिल रही है कि सारे मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं, और ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है समीर, कि वो ये है कि जो 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया भी अगर जाता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आर्थिक गतिविधियों को छूट दिया जाए तो राज्यों को फायदा होगा, ये मुख्यमंत्री मांग कर सकते हैं। और लिहाजा आज जो भी मुख्यमंत्री बोलेंगे, देखना ये होगा कि वो अपने किन किन क्षेत्रों में ज्यादा लॉकडाउन के बाद 3 तारीख के बाद किन किन क्षेत्रों को खोले जाने की मांग करते हैं। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वहां पे लागू किए जा रहे हैं, पालन किए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने जिक्र किया वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में आईएमसीटी की टीम 20 तारीख को गई, 23 तारीख तक कुछ काम नहीं कर पाई। उसके बाद 23 तारीख को जब काम करना शुरू किया, उसके बाद भी तमाम हर्डल्स वहां देखने को मिल रहे हैं। तो वो एक अलग एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी राज्यों से समन्वय बहुत बेहतर है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने कुल अब तक 11 आईएमसीटी की टीम अलग अलग
राज्यों में भेजे हैं और कहीं से कोई शिकायत नहीं मिल रही है। आईएमसीटी का काम है कि वहाँ जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाए, वहाँ जहाँ कमियां हैं उसको इंगित करे और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उसमें केंद्र के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तुहिन सिन्हा, आप ये बताइए कि जो शिकायतें की जा रही हैं और यहीं पर आप देख लीजिए ये जो डिबेट चल रही है इसमें भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं और जो टीएमसी शासित राज्य पश्चिम बंगाल है उसकी तरफ से मांग ये की जा रही है कि भाई हमें नजरअंदाज किया जा रहा है और जिस तरह के आर्थिक पैकेज की मांग बार बार की जा रही है उस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या आज इसे एड्रेस किया जा सकता है? क्या अब ये जरूरी हो गया है क्या राज्यों के हालात देखते हुए? मानेंगे आप? बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। देखिए, पहले दिन से जब तक आप पूरी तरह से जो लॉसेस है उसका आकलन नहीं होता है, एक फिगर तय करना मुश्किल होता है। लेकिन टुकड़ों में जो है वो मदद प्रदान किए जा रहे हैं। जहां तक दिल्ली का सवाल है, मैं दोनों तरफ से आरोप सुन रहा था। पश्चिम बंगाल के भी आरोप सुन रहा था और महाराष्ट्र के जो आपके शिवसेना के प्रतिनिधि उनका भी आरोप सुन रहा था। और अगर आप मुझे एक मिनट का वक्त दे तो मैं दोनों को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, जहां तक दीदी का सवाल है, दीदी को आपको पता है पीले रंग के पीपीई से आपत्ति थी। उन्होंने लौटाया केवल इसलिए क्योंकि उनको रंग नहीं पसंद था। ये लोग, इनके लिए बहुत आसान होता है ये आरोप लगाना कि राज्यपाल का हस्तक्षेप हो रहा है। लेकिन राज्यपाल का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है या केंद्र सरकार का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है? आपको पता होगा कि जिस दिन केंद्र सरकार का हस्तक्षेप हुआ, अचानक वहां पे 50 ऐसे केसेस पाए गए जो रिपोर्ट नहीं किए जा रहे थे। और आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक है कोरोना के केसेस को दबाना, उसको कोई और संज्ञा देना। इसका अर्थ यह है कि प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो किए जा रहे हैं। और तो हमें यह भी नहीं समझ में आता कि कोई सरकार ऐसा करेगी क्यों? मतलब आंकड़े क्यों छुपाने की कोशिश की जाएगी? कोरोना के केस क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है? आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या आधार है इसका? ये तो तथ्य है। 50 का आंकड़ा कैसे बढ़ गया? क्या दीदी उसको डिनाई कर सकती है? नहीं कर सकती। वो इसलिए छुपा रही है क्योंकि किसी तरह से उनको दिखाना है, उनको आजादी देनी है एक ऐसे तबके को जो रमजान के वक्त बाहर निकलना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वैसा दरअसल है नहीं। और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये अनुभव का उनका अभाव है इस बीमारी को। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। मतलब तुहिन जो आरोप लगा रहे हैं ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है और ये आरोप लगातार बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। सोमनाथ सिंह रॉय, दादा कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि ये बात बार बार लगातार कही जा रही है कि भाई एक पर्टिकुलर वोट बैंक को अपील करने की कोशिश में ये सब कुछ हो रहा है। क्या है मसला? यही तो प्रॉब्लम है। कल मोहन भगवत जी, तुहिन सिन्हा जी जो पार्टी का प्रवक्ता है, उस पार्टी का मेरा हिसाब से वो फॉदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का मोहन भगवत जी ने खुद बताया है यहाँ पर सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर तुहिन सिन्हा जैसे आदमी बैठे यहाँ पर देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम का बात। कोरोना हिंदुओं को होगा, मुस्लिम को नहीं होगा, मुस्लिम को होगा, हिंदू को नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तुहिन सिन्हा जी, हम लोग क्यों बोल रहे हैं आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इसीलिए बोल रहा हूँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा जी, आपको दिमाग में रहना चाहिए यहाँ पर 22% जैसे मुस्लिम है, यहाँ पर 78% हिंदू भी है। यहाँ पर 22% मुस्लिम वोटों के लिए ममता बनर्जी काम कर रहा है, 78% हिंदू को नहीं देख रहा है। ऐसे आप लोग पढ़े लिखे वाले आदमी कैसे ये बात टीवी का सामने ठीक है। मुझे ये लगता है कि मतलब ऐसे वक्त में भी हिंदू मुस्लिम और नफरत फैलाने की कोशिश और इस पर सियासत, ये बहुत ही अजीबोगरीब है। देवाशीष, क्या ये होता हुआ नजर आ रहा है क्या? आप सोशल मीडिया पर तो एक प्रोपेगेंडा चल ही रहा है, लेकिन वाकई में भी ये होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? देखिए, अगर ये नहीं हो रहा होता तो जैसा कि बताया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक खुद स्वयं आके ये बोलते कि 130 करोड़ देशवासियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। सब भारत माता की संतान है। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, वो दिन रात फेसबुक पे कुछ भी उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। और इस डिबेट में देखिए, इस डिबेट में ही इतने आपके पैनलिस्ट बैठे हुए, किसी ने भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। सबसे पहले मुसलमान और हिंदू का शब्द जो इस्तेमाल किया है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने किया है। तो इसलिए इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे सामने जेन्युइन समस्याएं, जेन्युइन चुनौतियां हैं और हम जितना भी बीटिंग डाउन दी कोशिश कर लें, हम उन समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं, माननीय सोनिया गांधी जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी ने, उन्होंने बार बार प्रधानमंत्री जी को आके बताया कि हमारे पास स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं। एक अकेला लॉकडाउन हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। आप एक महीना देश को बंद रख लिए, 2 महीने रख लिए, 3 महीने रख लिए, 4 महीने लगिए, मुझे नहीं लगता उससे चीजों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला है। अभी तक तो नहीं आया है जैसा देखने को मिला है,
लेकिन हमें और चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई एक जो वाइड पॉलिसी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बनानी चाहिए, वो पॉलिसी अभी निकल के सामने नहीं आ रही है। आपने आज से 20 दिन पहले एक पैकेज का एक ऐलान किया। उस पैकेज के बाद आपने जो माइग्रेंट की जो नई समस्याएं सामने आई हैं, हजारों लाखों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर पैदल अपने घरों को निकल गए। इस तरह की समस्या, जेन्युइन समस्या हमारे सामने है। उनको डील करने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? मुझे लगता नहीं कि 20 दिन में प्रधानमंत्री जी एक बार भी आई हो, केंद्र सरकार एक बार भी सामने आई हो, वो उसने खुल के बोला हो कि हमारे पास इन चुनौतियों कोई समाधान है। हम इस नहीं देवाशीष, आप ये जो बात कर रहे हैं माइग्रेंट वर्कर्स वाली, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या है और आज ये उम्मीद भी की जा रही है कि इस मीटिंग में इस पर भी डिस्कशन होगा। मकरंद काले मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ मौजूद हैं और भोपाल से ही हमारे साथ देवाशीष भी मौजूद हैं और वो मध्य प्रदेश की जो कहानी बयां कर रहे हैं। मकरंद काले, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपके पास क्या आ रही हैं? क्योंकि अभी तक एक तरह से जो अनौपचारिक रुख मध्य प्रदेश की सरकार का नजर आया है वो तो यही है कि जो कुछ हॉटस्पॉट्स हैं उनमें लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए। क्या स्थिति नजर आ रही है? किस तरह की डिमांड्स आज होंगी मध्य प्रदेश की तरफ से इस मीटिंग में? देखिए, जैसा कि बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी डिमांड कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान भी यही डिमांड कर सकते हैं कि 10 दिन तक लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए 3 तारीख के बाद। हालांकि 2 दिन पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने ये ऐलान किया था कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला है, वहां पर पूरी छूट दी जाए, दुकानें खोलने की आज़ादी दी जाए। अभी फिलहाल हालांकि इस आदेश की तारीख मुकर्रर नहीं, आदेश जारी हो गया, लेकिन कब से खुलेंगी ये अभी स्पष्ट नहीं है। 26 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कि कोरोना का संक्रमण है। डिंडोरी आखिरी जिला है जहां पर एक केस अभी हाल फिलहाल में ही मिला है। बाकी जितने भी बचे हुए 26 राज्य हैं वहां पर कोरोना का संक्रमण नहीं है। वहां के ग्रामीण इलाकों से शुरुआत की जाएगी कि वहां पर थोड़ी बहुत छूट दी जाए। हालांकि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे वो जिले राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, खरगोन, धार, बड़वानी और जबलपुर हैं, जिनको पूरी तरह से फिलहाल लॉकडाउन ही रखा जाएगा। ये पूरी तरह से रेड जोन में है क्योंकि यहाँ पर संक्रमण अभी फैल रहा है। खास करके इंदौर की बात करूं तो इंदौर में हालात काफ़ी बेकाबू हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश ज़रूर की जा रही है, चाहे वो भीलवाड़ा मॉडल इस्तेमाल किया जाए या फिर प्लाज्मा तकनीक से अब इलाज करने की शुरुआत हो। लेकिन अगर इंदौर की बात करूँ तो वहाँ पर करीब 1200 के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं और 60 के। और देखिए, मकरंद काले अभी मध्य प्रदेश की जानकारी दे रहे थे। अब एक बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि बैठक में प्रवासी मजदूरों पर ही चर्चा चल रही है। देखिए, अभी ये जो अखिल भारतीय डिबेट TV9 भारतवर्ष पर चल रही है उसमें भी यही बात निकलकर सामने आई कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या है इसका सामना अब कहीं ना कहीं सरकार को करना होगा, इसके लिए रणनीति बनानी होगी। और इस वक्त जो ताजा खबर हमारे पास आ रही है, बैठक में प्रवासी मजदूरों पर ही चर्चा चल रही है। आमोद राय के पास आपको सीधे एक बार फिर लिए चलते हैं। और आमोद, इस मुद्दे पर चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी भी थी। निश्चित तौर पे देखिए, अभी जो बैठक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला मैटर टेकअप किया गया है उसी मुद्दे को किया गया है कि जो अन्य राज्यों में दूसरे राज्यों के लोग फंसे हुए हैं उनको कैसे वापस लाया जाए और वहां के मुख्यमंत्री और जहां के वो फंसे हुए हैं वहां के मुख्यमंत्री में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए। इसमें कोटा का जिक्र हुआ। कोटा में जो बच्चे फंसे हुए हैं, खास करके बिहार के बच्चे फंसे हुए हैं और उनकी लगातार TV9 भारतवर्ष ने रिपोर्टिंग भी की थी कि कैसे वो गुहार लगा रहे थे बिहार सरकार से उन्हें वापस ले जाया जाए और कई राज्यों के बच्चों को वापस भेजा भी गया है। तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए, कैसा प्रक्रिया अपनाया जाए और कैसे समन्वय स्थापित करके उनको अपने घर वापस भेजा जाए। साथ ही जो कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली का आदमी है वो अरुणाचल में फंसा हुआ है, जो मुंबई का आदमी है वो शिमला में फंसा हुआ है, तो उन लोगों को वापस अपने घर पे ले जाने की प्रक्रिया क्या हो, कैसे उसको अपने घर पे ले जाया जाए। इन सब मुद्दों पर फिलहाल जो प्राथमिक बैठक की जो पहली जो बैठक में जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है। माइग्रेंट वर्कर्स का जिक्र हुआ है, इसलिए बिहार के माइग्रेंट वर्कर्स की चिंता जो है वो बहुत ज्यादा है। राजीव रंजन साहब, आप जल्दी से कुछ बता सकते हैं कि होना क्या चाहिए अभी इस वक्त, बिहार की जरूरत क्या है, माइग्रेंट वर्कर्स की परेशानियां कैसे खत्म की जाएं? देखिए, हमारा ये मानना है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने जो प्रयत्न किए हैं, चाहे वो बिहार फाउंडेशन के माध्यम से देश के 12 शहरों में 55 से ज्यादा राहत शिविर चल रहे हैं, उनके अकाउंट में आपको आपके करस्पॉन्डेंट ने बताया कि 15 लाख लोगों को पैसे भी भेजे गए हैं। लेकिन मैं एक बुनियादी बात कहना चाहूंगा कि संघीय ढांचे में
क्या जो बिहार से गए मजदूर, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो हरियाणा में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, जी, वहां की अर्थव्यवस्था को संवारने में उनकी कोई भूमिका है या नहीं है? कोटा में अगर हमारे छात्र हैं तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बिहारी छात्रों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और संकट के समय राज्य सरकारें अपना पल्ला झाड़ ले और उनकी मदद करने के बजाय उनको इस जुगत में लग जाए कि किसी तरीके से उनको उनके राज्य में भेज दिया जाए, तो लॉकडाउन की जो मूल भावना है उसके प्रतिकूल ये आचरण है। यानी आप राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं कि जो छात्र या जो माइग्रेंट मजदूर जिस राज्य में फंसे हैं उन्हीं राज्य सरकारों को उनका ध्यान रखने की जरूरत है, ना कि उनको उनके राज्य में भेजने की जरूरत है। ईमानदारी के साथ ध्यान रखने की जरूरत है और ये मान करके कि हिंदुस्तान के वो नागरिक हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर गए हैं तो उन राज्यों की सेहत को सुधारने में उन्होंने काफी काम किया है और इसीलिए ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। ठीक है, ठीक है। तो मुमकिन है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स के मसले पर ही अभी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री के साथ तमाम मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश कुमार की तरफ से यह पॉइंट भी प्रधानमंत्री के सामने रखा जाए। तो क्या 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या फिर लॉकडाउन 3.0 जो है वो लगाया जा सकता है? वो कितने दिनों तक रहेगा? अलग अलग राज्यों की क्या चिंताएं हैं? इस वक्त मंथन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री और देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच। लेकिन देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जिस बात का शक मैं थोड़ी देर पहले जाहिर कर रहा था, अब यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्रियों की इस बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, नहीं शामिल हो रही हैं। तो ये अब खबर सामने आ रही है। देखिए कितना मुश्किल वक्त है और ऐसे वक्त में जब तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह चर्चा बेहद जरूरी है, ऐसे वक्त में अब यह फैसला ममता बनर्जी का सामने आ रहा है कि वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सोमनाथ सिंगरॉय साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के इस दौर में इस तरह के फैसले का मतलब क्या है? केंद्र सरकार से आप परेशानी, अगर जिन परेशानियों का आप जिक्र कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री को क्या सामने आकर उन परेशानियों को प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखना चाहिए? सोमनाथ सिंगरॉय, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, सोमनाथ सिंगरॉय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तुहिन सिन्हा, क्या मतलब है इस फैसले का? देखिए, अगर मैं कुछ कहूंगा आप फिर मुझ पर आरोप लगाएंगे कि मैं कम्युनलाइज कर रहा हूं, लेकिन ये तथ्य है कि ममता बनर्जी ने जो हरकतें की हैं उनके प्रशासन ने पिछले 3 या 4 हफ्ते में, उनका जवाब भी उनके पास नहीं है। केसेस छुपाना, लॉकडाउन में ढील देना, ये इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि जब उनकी जो लापरवाही पकड़ी गई और केंद्र सरकार ने स्पेसिफिक पॉइंटर दिए, तब से जो है वो केंद्र सरकार को ही दोष देना शुरू कर चुकी है और इस तरह का रवैया जो है वो देश हित में और राज्य हित में नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है आज की स्थिति में। ठीक है, मनीष यादव हमारे साथ अब जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं उस पर बात करने के लिए। और साथ ही साथ मनीष, ये योगी आदित्यनाथ इस तरफ इशारा कर चुके हैं साफ तौर पर कि भाई किसी भी जिले में अगर संक्रमण है, जो हॉटस्पॉट्स हैं वहां पर लॉकडाउन खोलना जो है वो चुनौतीपूर्ण होगा। किस तरह की दिक्कतों का सामना इस वक्त उत्तर प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट्स कर रहे हैं? मीटिंग में क्या डिस्कस हो सकता है, क्या उम्मीद की जाए? देखिए समीर, पहली चीज़ तो ये है कि उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों को कम से कम इस मामले में पीछे छोड़ रहा है कि उसने अपने जो मजदूर हैं जो बाहरी राज्यों में फंसे हैं उनको लाने की व्यवस्था कर ली है। हरियाणा से कल कुछ मजदूर आए, रात में और मजदूरों को लाए जाने की योजना है। वहाँ की राज्य सरकार के संपर्क में यहाँ के अधिकारी हैं। 2 बसों में करीब 48 मजदूर देर रात को लाए गए हैं और बाकी राज्यों से भी आज उम्मीद है कि बसें भेजने की व्यवस्था होगी। अगर बाकी राज्यों ने सीमा पर छोड़ते हैं तो यहाँ से उन्हें ले जाकर उनके गंतव्य जहाँ जहाँ के वो रहने वाले
हैं वहां तक छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन इसमें खास ध्यान रखा जा रहा है कि वो मजदूर पहले ही दौर में आ रहे हैं जो 14 दिन के क्वारंटाइन की पीरियड पूरा कर चुके हैं। तो प्रवासियों के मामले में यूपी बाकी राज्यों से एकदम अलग खड़ा है। दूसरा जो हॉटस्पॉट का जहां तक सवाल है, बड़े शहर छोड़ दिए जाए जिसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, नोएडा, सहारनपुर, फिरोजाबाद, जहां पर बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आए हैं। यहां पर जो हॉटस्पॉट है वहां पर छूट देना कतई मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन जो बाकी जिले हैं, लगभग 56 जिलों की ऐसी फेरिस्त यूपी के पास है, वहां पर लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा सकती है। अगर केंद्र सरकार से बातचीत करके कोई ऐसा 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन खोलने पर मंथन होता है तो राज्य सरकार इस पहलू पर विचार कर सकती है। तो ये स्थिति यूपी की बनी हुई है। आंकड़ों के मामले में भी कई जिले ऐसे हैं जो कोरोना फ्री हुए, जिसमें लगभग 10 जिले शामिल हैं। तो लगातार यूपी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि देश का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसमें यूपी की भागीदारी कम से कम हो सके। प्लाज्मा का प्रयोग किया गया, कई मरीज ठीक हुए। केजीएमयू में कल एक और डॉक्टर हैं जो पहले संक्रमित मरीज हैं लखनऊ की, उन्होंने एक डॉक्टर को अपना प्लाज्मा डोनेट किया। तो लगातार चाहे वो पेशेंट का मसला रहा हो या कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की कोशिशें हों, यूपी लगातार कोशिश कर रहा है। टीम 11 लगातार मेहनत कर रही है। नोडल अधिकारियों को अपॉइंट किया गया है कि जो खासतौर पर जो मैंने जिन जिलों के नाम गिनाए हैं वहां पर कैसे जो हॉटस्पॉट है वहां पर जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनको रोकने की रणनीति क्या है, उस पर वो लोग मंथन कर रहे हैं और वहां पर नाइट स्टे भी कर रहे हैं। तो लगातार बिल्कुल बिल्कुल, ये माइग्रेंट मजदूरों वाली जो समस्या है, निश्चित तौर पर इस वक्त मीटिंग में चर्चा भी हो रही है। थोड़ी देर पहले हमारे पास खबर आई थी। देवाशीष, मैं आता हूं आपके पास। साथ ही साथ प्लाज्मा थेरेपी जो उम्मीद की एक बड़ी किरण साबित हो रही है, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए क्या होता है कि जो कोरोना के मरीज ठीक हो गए हैं उनका प्लाज्मा जो है वो ट्रांसमिट कराया जाता है गंभीर मरीजों में, और इसके चौंकाने वाले बहुत ही बेहतर नतीजे, पॉजिटिव नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।